गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ अंकिता पोलवार। एंड जैसा कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी, पार्ट नंबर 2 हमने पढ़ा था, उसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उसके अलावा हमने एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक तथा संभारिक के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब जो हमको पढ़ना है हम पढ़ेंगे अब परमाणु मॉडल्स के बारे में, क्योंकि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने परमाणु मॉडल्स दिए थे। तो उसमें सबसे पहला जो परमाणु मॉडल था वो था थॉमसन का। तो हम स्टार्ट करें, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमने दिया हुआ है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो स्टार्ट करें थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसकी सीमाएं। यानी जो थॉमसन था, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एवं धन किरणों की खोज के पश्चात परमाणु मॉडल की परिकल्पना करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक थॉमसन थे। यानी कि इन्होंने क्या किया था, थॉमसन वही है जो इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की थी, वो कौन है, थॉमसन है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद उन्होंने, और धन किरणें यानी कि प्रोटॉन्स की भी खोज हो गई थी। उसके बाद किसने किया, जो थॉमसन थे, उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। यानी परमाणुओं में हम कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु में प्रेजेंट होते हैं। तो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं उसको किसने बताया, थॉमसन ने बताने की कोशिश की। सबसे पहले थॉमसन के अनुसार परमाणु धन आवेशित से निर्मित एक गोलाकार संरचना है, जिसमें उस पर उपस्थित धन आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन अंतःस्थापित अर्थात वितरित रहते हैं। यह परिकल्पना ब्रिटेन की डिश प्लम पुडिंग पर आधारित थी। अतः इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। यानी कि इन्होंने क्या कंसिडर किया कि जो हमारा परमाणु है वो क्या होता है, एक किस तरह से गोले की तरह होता है, और ये जो पूरा गोला जो होता है वो कैसा होता है, पूरा धन आवेशित होता है। इनका कहना था कि जो हमारा परमाणु है वो एक तरह से इस तरह से होता है कि वो पूरा जो गोलाकार होता है, गोलाकार पर जो होता है वो पूरा क्या होता है, पॉजिटिव यानी धन आवेशित होता है, और उसमें उपस्थित धन आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन अंतःस्थापित तथा वितरित रहते हैं। और इसमें जितने धन आवेशित कितना है, ये गोलाकार भाग जो है जितना धन आवेशित है, यानी जितना प्रोटॉन्स ये है उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इस तरह से क्या रहते हैं, कहीं भी अनस्टेबल होते हैं। यानी इस तरह से कहीं भी क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। बस उसी धन आवेशित में क्या रहते हैं, अंतःस्थापित रहेंगे, यानी कि अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल मान सकते हैं, इन्होंने एक ऐसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से तरबूज देखा है आपने, तरबूज में क्या रहता है, जो रेडिश भाग रहता है वो पूरा रहता है, और उसमें बीज क्या रहते हैं, इस तरह से क्या रहते हैं, जहाँ तहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि जो तरबूज का जो लाल वाला भाग है वो एक तरह से क्या है, सारा पॉजिटिव, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी क्या है, सारा प्रोटॉन से। और ये जो जितने भी बीज तरबूज में मिल रहे हैं वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह से इन्होंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताई काय में, परमाणु में। और इसको क्योंकि ये कि इस तरह से था, एक डिश प्लम पुडिंग की तरह था, तो इसे क्या कहा गया, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया था। इसे अन्य नाम रेजिन पुडिंग तथा तरबूज मॉडल के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें और क्या क्या कहते हैं, रेजिन पुडिंग और तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में परमाणु का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर माना गया, और इसमें क्या माना गया कि परमाणु का जो आकार है वो कितना माना गया, 10⁻⁸ समथिंग माना गया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि परमाणु इस तरह से होता है कि वो पूरा गोलाकार भाग होता है, और जो गोलाकार भाग पूरा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जहाँ तहाँ एक तरह से, जैसे तरबूज में बीज होते हैं इसी तरह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं प्रोटॉन के पॉजिटिव भाग में, और इस तरह से परमाणु बना होता है। ठीक है, पर यह मॉडल कहीं तक से कहीं तक सही नहीं था। क्यों, इसकी कुछ सीमाएं थी, उससे आपको पता चलेगा कि ये मॉडल क्यों सही नहीं था। यह मॉडल धन आवेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेशित सहित उपस्थित रहने का कारण नहीं समझा पाया। अब क्या इन्होंने बोल तो दिया कि धन आवेशित भाग इस तरह से, ऋण आवेशित भाग इस तरह से, पर ये क्यों है, इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाँ ऐसे धन आवेशित भाग, हाँ चलो हम कह देते कि हाँ चलो हम मान लिया कि आप ये कह रहे हो कि ये पूरा जो है वो धन आवेशित भाग है, और यहाँ पे बीच में ऋण आवेश प्रेजेंट है, पर ये क्यों है, इसको ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। इसके अलावा ये क्या कर पाए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो थे उसकी भी व्याख्या ये नहीं दे पाए थे। उसके अलावा सूक्ष्म मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड द्वारा अपने एक प्रयोग द्वारा प्रदर्शित
साथ ही क्या है, एक रदरफोर्ड जो था उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उसमें क्या होते थे, परमाणु क्या होते थे, टकरा कर क्या होते थे, धनावेशित भारी अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या भी नहीं कर पाए। यानी क्या हो रहा था, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था कि जिसमें क्या हो रहे थे, उन्होंने प्रयोग किया था तो कुछ कण जो है किसी चीज़ से टकरा कर वापस क्या हो रहे थे, उसी दिशा में आ रहे थे। तो इसकी व्याख्या भी क्या कौन, थॉमसन नहीं कर पाएगी। ये क्यों हुआ कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर टकराई है ना, यानी कोई प्रकीर्णन यानी कोई देखा रेज यानी कि किरण यहाँ पे टकराई तो वापस जाके मुड़ क्यों गई, इसकी भी व्याख्या कौन, थॉमसन नहीं कर पाते। इसलिए कहीं ना कहीं थॉमसन का जो मॉडल है वो क्या रहा, सही नहीं रहा, है ना। बट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था परमाणु मॉडल, थॉमसन ने ही कोशिश की थी कि हम करते हैं चलो कि जो परमाणु हम कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो वो किस तरह से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले खोज किसने की, थॉमसन ने की। बट जब थॉमसन थे तब क्या हुआ था, जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की, न्यूट्रॉन की बात इन्होंने नहीं की। ठीक है, अब इनका मॉडल फेल हो गया। तो अब जो सेकंड मॉडल दिया था परमाणु का वो दिया रदरफोर्ड ने, दिया हुआ है यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और उनकी सीमाएं, यानी कि सीमाएं ही यानी कि इनका मॉडल भी कहीं ना कहीं कमी है इसे, है ना। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था क्या, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। परमाणु संरचना का वर्तमान ज्ञान रदरफोर्ड की परमाणविक धारणा पर आधारित है, यानी कि जो अभी हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड से रिलेटेड है, पर पूरा रदरफोर्ड का नहीं है। इस धारणा को उन्होंने सन 1911 में प्रकाशित किया था। इसको भी उन्होंने कब दिया था, 1911 में। 1911 तक आ गया था क्या हमारा न्यूट्रॉन, नहीं, वो क्या आया था 1932 में। यानी इन्होंने भी सिर्फ स्थिति किस की बताई है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, है ना, क्योंकि 1911 तक तो हमारा न्यूट्रॉन खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में। उन्होंने ये देखा कि जब स्वर्ण धातु के अत्यंत पतले पत्रों, कितना पतला दे रखे, इतना पतला, वो क्या ले रखे, पत्ता ले रहे हैं, यानी कि एक तरह से फॉइल ले रहे हैं, पन्नी कह सकते हैं, उनको ले रहे हैं, पर किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले अल्फा किरणों से आघात किया जाता है। वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, पतली सी परत ले रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उन पे क्या कर रहे हैं, उनकी जो किरणों से क्या कर रहे हैं, उस पर आघात कर रहे हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, जो ये सेंटर पार्ट है वो इस तरह से क्या है, एक तरह से कौन है, एक पन्नी है, किसकी, गोल्ड की, और इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बमबारी की है उन्होंने, किसकी, रेडियो एक्टिव पदार्थ की। उसमें क्या होता है, तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने कर तो लिया कि क्या करा उन्होंने, सेंटर में एक स्वर्ण पदार्थ रखा, उस पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की हेल्प से क्या करी, ऊर्जा देकर उस पर क्या करी, अल्फा कणों से आघात किया। ठीक है, उन्होंने परिणाम क्या क्या देखे, बहुत से अल्फा कण पत्थर से, ये इसको पत्थर बहुत बोलने में अजीब लग रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पन्नी ही लिख सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं, पत्र कर लेते हैं, हाँ, पत्र से आर पार सीधी रेखा में चले जाते हैं। क्या हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब इन्होंने अल्फा कण दिखा, सबसे पहले वाले जो दिख रहे हैं आपको वो क्या होते हैं, सीधी रेखा में क्या हो रहे हैं, जा पा रहे हैं, है ना। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सीधी रेखा में चले जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि बहुत से अल्फा कण क्या हो रहे हैं, सीधी रेखा में चले जाते हैं। उसके बाद कुछ कण अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ कण जो हो रहे हैं हमारे जो पूर्व पथ था, यानी उसको जाना सीधा था, और वो क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो पा रहे हैं, इस तरह से क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, लगभग 2000 में से एक अल्फा कण अपने चलने वाले पूर्व मार्ग में ही वापस लौट आता है। उसके अलावा बहुत सारे कणों में से कुछ कण ऐसे भी थे कि जो अपने मार्ग में गए थे, जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग में क्या आ गए, रिटर्न आ गए। ठीक है, तो ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में अब रदरफोर्ड को देखना था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रैक्टिकल करा, उन्होंने देखा कि हमको देखना है कि स्वर्ण पथ पे हम अल्फा किरणों की बमबारी कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। तो उन्होंने देखा कि कुछ कण जो थे वो अपने मार्ग से सीधे जा रहे थे, मतलब सीधे फॉइल को पार कर गए। कुछ कण थे जो हो गए अपने मार्ग से विचलित हो गए, और कुछ कण थे जो वापस अपने मार्ग में वापस लौट आए। तो ये सब हुआ क्यों, उसके बारे में पढ़ें अब। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संबंध कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्न प्रकार है। अब ये सारे प्रेक्षण कर लिए उन्होंने, अब इस पर निष्कर्ष क्या निकाला वो सुनो।
परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है क्योंकि अधिकतम अल्फा कण स्वर्ण पथ के पार चले गए थे। आपने देखा कि बहुत सारे कण जो हुए क्या हो गए, सीधे बाहर चले गए। क्यों चले गए? इनका कहना है कि जो हमारा कौन होता है, परमाणु जो होता है उसका जो अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है। खाली क्यों होता है, कैसे पता चला इनको? क्योंकि इन्होंने देखा क्या, जब इन्होंने क्या करा, स्वर्ण पथ जो था हमारा उस पर जा रहे थे, कौन, हमारी जो रेखा थी अल्फा किरणें थी, तो वो क्या हो गई, सीधे सीधे चली गई। यानी कहीं तक भी उन पर कोई भी चीज़ नहीं टकराई। सीधी रेखा कब जाएगी, यहाँ सीधी लाइट कब जाएगी, जब बीच में कुछ भी नहीं आएगा। जो इस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको ये पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग जो रहता है वो क्या रहता है, रिक्त होता है, यानी खाली होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा कण जो थे अधिकतम वो क्या हो गए थे, स्वर्ण पथ के पार चले गए थे बहुत सारे। उसके बाद है परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान एवं धनावेशित केंद्र में स्थित होता है। यानी कि परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान जो होता है वो सेंटर में होता है। क्यों? इसका कारण 4 AMU द्रव्यमान व 2 इकाई धनावेश वाले कण का विक्षेपित या वापस हो जाना। परमाणु का यह केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। इन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे कण जो हुए मेरे वो क्या हो गए, अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। मैंने तो उन्हें भेजा था सीधा सीधा, पर वो किधर चले गए, मुड़ के ऊपर नीचे चले गए। दिख रहा है आपको? तो इसके बेसिस पर उन्होंने ये बोला कि जो हमारा परमाणु जो होता है उसका जो सेंटर भाग जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कण था, इनसे पूछा गया कि क्यों आप कैसे कह रहे हो कि आपका जो सेंटर पार्ट है वो पॉजिटिव है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा, इन्होंने बोला कि जो मेरी रेखाएं थी ये कितनी थी, बहुत, इनका जो व्यास था यानी इनका जो द्रव्यमान था वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि इनको इनके मार्ग से विचलित कर देना। यानी क्या होता है, हमको ये पता चला कि जो हमारे सेंटर पार्ट है वो धनावेशित है, क्योंकि जो मेरी रेखाएं थी वो भी कैसी थी, धनावेशी थी। और हमने पढ़ा है कि जो धनावेशित होता है वो धनावेशित को क्या करता है, विचलित कर देता है। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि जो हमारा सेंटर पार्ट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, नाभिक अत्यंत सूक्ष्म, ठोस व दृढ़ भाग होता है। जो सेंटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, नाभिक होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, और साथ ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल द्वारा ये पता करा कि जो परमाणु का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, और वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि रदरफोर्ड ने ये तो क्लियर कर दिया कि परमाणु का सेंटर भाग जो होता है वो नाभिक होता है। और वही चीज़ हम आज तक पढ़ते हैं कि परमाणु का जो सेंटर भाग होता है वो तो नाभिक होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पर इनमें फिर क्या कमी रह गई उसके इनके परमाणु मॉडल में, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। परमाणु मॉडल की परिकल्पना। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल की परिकल्पना की। जो इन्होंने प्रैक्टिकल करा उसी के बेसिस पर इन्होंने क्या बताया, नाभिकीय परमाणु मॉडल बताया। उनके अनुसार परमाणु धनावेशित तथा समस्त द्रव्यमान युक्त नाभिक के अतिरिक्त, अब इन्होंने और क्या बोला कि परमाणु जो रहता है धनावेशित और समस्त द्रव्यमान के अलावा इनमें क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है। यानी क्या होता है, उन्होंने बोला कि परमाणु क्या होता है, सेंटर पार्ट में क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है सेंटर पार्ट में पहुंच जाता है, और बाकी जो पार्ट रहता है परमाणु का वो क्या होता है, खाली होता है। इन रिक्त स्थान में नाभिक के धनावेश के बराबर ऋण आवेश रखने वाले इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। और क्या होता है, जो एक खाली पार्ट होता है उसमें कौन होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। यानी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पाए जाते हैं इस खाली पथ में पाए जाते हैं। यानी सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, सेंटर में पहुंच जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किधर होता है, इस खाली भाग में होता है। क्योंकि इन्होंने बोला ना परमाणु खाली होता है, तो इस खाली भाग में क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का यह भ्रमण सूर्य के चारों ओर ग्रह की परिक्रमा की भांति होता है। और इन्होंने कैसा बोल दिया, जैसे कि सूर्य सेंटर में रहता है और सारे जो रहते हैं कौन रहते हैं, सारे ग्रह जो रहते हैं वो इस तरह से गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा का ऐसा क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु में जो सेंटर होता है वो होता है नाभिक, बाकी भाग खाली तो होते हैं, पर उस खाली भाग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारा के इसका मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। अब इसकी कमियां क्या रही वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रही है सीमाएं। परमाणु संरचना की इस प्रकार व्याख्या करने के पश्चात भी रदरफोर्ड की मॉडल की अपनी सीमाएं हैं। यह परमाणु मॉडल निम्न
लिखित दोषों को दर्शाता है। यानी क्या, इतना सारा बताने के बावजूद भी इनका जो मॉडल था वो क्या रहा, सही नहीं रहा। क्यों, क्या क्या सीमाएं रही इसका, परमाणु के स्थायी, यानी ये नहीं बता पाए कि परमाणु स्थायी किस वजह से रहता है ना। इन्होंने ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में रहेगा और नेगेटिव चार्ज चारों ओर रहता है, पर परमाणु स्थायित्व कैसे रहता है, परमाणु स्थायी कैसे रहता है, इसके बारे में नहीं बता पाए। उसके विविक्त स्पेक्ट्रा की व्याख्या न कर पाना, साथ ही उसमें जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का वर्णन, और साथ ही क्या है, उसकी क्या कर इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है उसका भी वर्णन नहीं कर पाए। अब ये विविक्त स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। जो विविक्त स्पेक्ट्रा क्या है, हम कह रहे हैं कि क्या हमारा जो परमाणु है उसमें क्या कर रहा है, कोई भी कण है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अगर वो चक्कर लगा रहे हैं तो उसमें ऊर्जा है और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ये ऊर्जा क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं मुक्त भी करेंगे, है ना। अगर ऊर्जा मुक्त करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, उनकी ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होने के पश्चात क्या हो जाएंगे, वो धीरे धीरे कहीं में आते जाएंगे। जैसे आपको यह दिख रहा है यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में जब अच्छी खासी एनर्जी है तब तो तेज़ी से आसानी से क्या हो रहा है, आसपास घूम रहा है, पर जैसे जैसे उसकी क्या करेगा, घूमने के साथ साथ वो क्या करेगा, उसकी ऊर्जा मुक्त कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नाभिक के पास आ जाएगा। क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, जैसे हम मानते हैं कि उनका आवेश अभी तो क्या है, इसका आवेश और इसका आवेश है, ठीक है। अब धीरे धीरे घूम रहा है तो इसका आवेश कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, आवेश कम होता जा रहा है, तो जिस वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या हो जाएगा, ज़्यादा आसानी से अपनी ओर खींचने लगेगा। अब जैसे जैसे आसानी से खींचने लगेगा ऐसे तो होता रहेगा कि ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उधर साइड खींचा जाएंगे, किधर साइड, सेंटर की तरफ, और इस तरह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सारा नेगेटिव चार्ज में जाकर, नेगेटिव चार्ज जरा सारा के सारा पॉजिटिव चार्ज में जाकर मिल जाएगा। तो इस तरह से तो हमारा एटम जो है, जो हमारा परमाणु है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा परमाणु है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर तो डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर तो डिपेंड कर रहा है, सॉरी। तो और ये क्या हो रहा है, अगर सेंटर में जाके सारा नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा परमाणु तो ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए क्या आ जाएगा, सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो परमाणु है वो तो नष्ट ही हो जाएगा। तो इसने ये नहीं बता पाया कि परमाणु किस तरह से स्थायी रह पाता है और किस तरह से उसकी ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है वो कहाँ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हमने कौन कौन से परमाणु मॉडल पढ़ लिए, सबसे पहले थॉमसन का और उसके बाद रदरफोर्ड का। अब जो नेक्स्ट जो परमाणु मॉडल है वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको अभी रिमाइंड रखना है और क्या करना है, नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।